नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम बिहार। गोली चली AK-47 की बिहार में छात्रों पर और दर्द हुआ अमित शाह को। ऐसा दर्द नहीं, छात्रों के पक्ष का दर्द नहीं, राजनीति का दर्द। अमित शाह पहली बार शतरंज की बिसात पर फंस गए हैं। क्या वास्तव में संघ उनका इस्तीफा चाहता है? राशिद जहीर से मैंने रोचक बातचीत की है, सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चलते हैं सीधा उनके पास। राशिद, हम लोग कल और परसों ही बातचीत कर रहे थे कि देश में अब एक नई क्रांति हो रही है, जैन जी की। ये नौजवान पूरे भारत की तस्वीर बदल रहे हैं। 6-7 राज्यों के नौजवान सड़कों पर हैं और जितना इनको डराने की कोशिश की जा रही है, ये उतना ही मुखर हो रहे हैं। सरकार समझ नहीं पा रही कि ये जो नौजवान हैं वो आपकी पैलेट गन से, आपके पानी की बौछार से, आपकी लाठी से, बिहार में चल रही AK-47 से डरते नहीं हैं। पार्लियामेंट में अमित शाह का गायब हो जाना, लगातार गायब रहना, आए ना तो बड़ा खामोश रहना, फिर पार्लियामेंट के अंदर पोस्टर लहराना। अमित शाह एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे तो राशिद, आप भी बड़ा पॉलिटिकल नज़रों पे निगाह खबरों पे नज़र बनाए रहते हो, और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि शायद ये 2014 के बाद अमित शाह का सबसे खतरनाक दौर है, जब RSS भी उनको निपटाना चाहता है। मेरे सूत्र बताते हैं, नागपुर में मेरे एक मित्र ने बताया कि संघ में भी बात चल रही है कि अब गुजरात लॉबी को किनारे करने का वक्त आ गया है। संघ भूला नहीं है JP नड्डा का बयान कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, और ये गलतफहमी थी विश्व गुरु को कि संघ के हर जगह हर जिले में 5 स्टार ऑफिस बना दिए गए हैं, मोहन भागवत को 20 गणर दे दिए गए हैं, तो मामला खत्म हो जाएगा। तो संघ ने भी संकेत बता दिया है और ये बताया है कि पूरे देश में जो नौजवानों का गुस्सा है वो किसी भी रूप में जा सकता है। तो पहले हम अमित शाह की राजनीति पे बात करेंगे और फिर उसके बाद राहुल गांधी के स्टेप पे बात करेंगे। पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास क्या जानकारी है। क्या वास्तव में संघ का कोई ऐसा प्लान है? क्या वास्तव में अमित शाह मुसीबत में घिरेंगे और कैसे निपटेंगे? क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल भी नहीं चाहते कि वो अमित शाह के साथ खड़े हुए नजर आए। आपका क्या मानना है? संजय सर, अमित शाह की जहां तक राजनीति की बात आप कर रहे हैं, तो मैं अपने दर्शकों का ध्यान अगर यूं कहूं कि 3 से 4 महीने पहले तक ले जाइए और पता कीजिए कि देश के अंदर बड़ी बड़ी घटनाएं क्या थीं। योगी आदित्यनाथ का हटना, रुकना, शिंदे का पार्टी के अंदर शिवसेना के लोगों को आ जाना, उधर फडणवीस को हटाना या रुकना, मतलब तमाम गडकरी से लेकर के इन जगहों पर सबका निपटारा करने की एक से एक लेकर के, शिवराज चौहान से लेकर के योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, तो आपको याद दिखाई देगा और हमारे दर्शक भी थोड़ा रिमाइंड कर पाएंगे, अमित शाह की खबरें नहीं चलती थीं। अमित शाह अपना काम कर रहे थे और ऐसा कर रहे थे जैसे मक्खन में से बाल निकाल रहे हैं। मैंने कल भी आपके सामने अर्ज किया था कि स्थिति चाहे कोई भी हो, अमित शाह उसे हैंडल करने के लिए सक्षम थे और है भी। लेकिन पिछले कई महीनों से उन्होंने सबका ध्यान इस तरफ लगा रखा था कि प्रधानमंत्री की राह में कोई रोड़ा ना बन जाए। पुराने वक्त की बात अगर मैं आपसे कहूं कि देवेंद्र फडणवीस को ईडी सरकार कहा जाता था, ये तो मानते हैं सब, लेकिन देवेंद्र को कहते थे कि केंद्र में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र। अब संघ की पहली पसंद बनते जा रहे थे देवेंद्र फडणवीस। ये बात अलग है कि महाराष्ट्र के बाहर वो बहुत ज्यादा स्वीकार्य नहीं हो सकते, ना है, लेकिन ब्राह्मण चेहरा, पढ़ा लिखा व्यक्ति, और दूसरी बात कॉर्पोरेट में बड़ा शानदार काम, भले वो लोधा वाला जो कंस्ट्रक्शन वाला है उसको ही नाला सोपारा से लेकर के चले गए थे वहां स्वीडन में। तो ये सारी चीजें वो पूरी कर रहे थे जो प्रधानमंत्री पद के लिए फिलअप करने के लिए जरूरी होती है। बस यहीं पर अमित शाह के दिमाग में उनकी खटक गए कि ये आदमी योगी के बाद एक नया आदमी है, तो वो सबको ठिकाने लगाए हुए थे। नितिन गडकरी का तो चलता ही रहता है, योगी आदित्यनाथ अपनी जगह ठसक जगह बनाए रखते हैं, तो ये अमित शाह पर्दे के पीछे से कर रहे थे। ये पहला मौका ऐसा है इन 3 से 6 महीनों के बीच में
जब अमित शाह फंस गए, और फंसे ऐसे कि संसद में अमित शाह गायब हैं के नारे और पोस्टर लगे आज। अमित शाह कहां गायब हैं? अमित शाह जवाब दो, अमित शाह इस्तीफा दो। यानी कि अब सारे उनके काम निमटने के बाद सबकी जो सुई है वो अमित शाह पर आ गई, और अमित शाह की जो आंख थी वो अर्जुन की तरह मछली की आंख पर थी कि मोदी जी के बाद मैं ही हूं और तो कोई है ही नहीं। तो ऐसे में वो इतनी बुरी तरीके से फंस गए हैं कि संसद के अंदर तमाम सांसदों ने उनकी गायब होने का, ये पहली बार हुआ है कि अमित शाह गायब है। अभिमान नरेंद्र मोदी को गायब बाद में पूछ रहे हैं, वो पहले अमित शाह के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ही वो सूत्रधार हैं जिन्होंने दिल्ली से लेकर के कहीं और तक भी अपने पीछे पर्दे पे रह के काम किया, और पैलेट गन से लेकर के AK-47 तक की तमाम चीजें। नो डाउट वो बिहार का गृह मंत्री और बिहार का चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार है, लेकिन दिल्ली के अंदर तो सीधे सीधे अमित शाह जिम्मेदार है। उन बच्चों को लेकर राहुल गांधी का आना, वो मैं बाद में जरूर बताऊंगा कि जैन जी को किस प्रकार से डायरेक्टली राहुल गांधी संबोधित करने जा रहे हैं। उनका कोई चेहरा नहीं था, ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले अमित शाह की बात मैं पूरी कर लूं सर। कि अमित शाह जी ने पूरे देश का ध्यान भटका रखा था, और सुबह ही वहां पर जो गोदी मीडिया है वहां पे हमें बताते हैं लोग कि सुबह ही आ जाता पूरा प्रोग्राम और क्या क्या चलना है। कभी योगी छाए हुए हैं, कभी नितिन गडकरी छाए हुए हैं, कभी शिवराज छाए हुए हैं, कभी देवेंद्र फडणवीस छाए हुए हैं। मतलब इनके आगे वो अपना काम करते चले जा रहे थे। अब पहली बार इतने बुरे फंसे कि संसद से लेकर सड़क तक, दिल्ली में भी कह रहे हैं इस्तीफा दो, पटना में भी कह रहे हैं इस्तीफा दो, सरकार है वहां पर सम्राट चौधरी की, लेकिन इस्तीफा मांगा जा रहा अमित शाह का। दिल्ली के अंदर तो चलो हम मान सकते हैं भाई डायरेक्ट उनका मामला है, लेकिन हर जगह देश में कहीं भी आप चले जाइए, इलाहाबाद है, बिहार है, नागपुर नागपुर तक, बल्कि मैं आपको बताऊं सर, परसों तरसों की खबर, अहमदाबाद के अंदर लोग सड़कों पर आ गए, जहां से ये बहुत मतों से जीते हुए हैं। तो अब अमित शाह की सीधे सीधे जवाबदेही देश को पहचानने में मदद कराई है जैन जी ने भी, राहुल गांधी ने भी, विपक्ष के नेताओं ने भी। और वो समझ लिया कि यार मोदी जी नाम का तो शायद मुखौटा है, चलाने वाला तो कोई और ही व्यक्ति है। अब धीरे धीरे इनके समझ में आ रहा है, ये मेरी दुआ है कि डीप स्टेट तक चले जाएं, ये जॉर्ज सोरोस को छोड़ के डीप स्टेट तक चले जाएं, तो इन्हें पता चल जाएगा असल बात भी। बहरहाल, तो अब अमित शाह को सीधे सीधे आरोप भी लगने लगे हैं, उनको घेरा भी जाने लगा है। और हैरत की बात यह है कि अमित शाह हकीकत में नदारद हैं, और आकर के जवाब दो, बड़ी बड़ी विषम परिस्थितियों को तुमने संभाला है। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि उनको लग रहा कि मैं सदन में जाऊंगा और ये आवाजें इतनी तेज हो जाएंगी कि अगला कदम आरएसएस तो तैयार रखे बैठा, बस सिग्नेचर होने हैं। और वो मतलब लोग कहते हैं, हमारी तरफ ऐसी कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री भी बहुत दिनों से सोच भी रहे होंगे कि यार ये आसपास, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, कितनी भी अच्छी दोस्ती हो, वो 3 इडियट्स का एक डायलॉग था सर, माफी चाहूंगा, उसमें एक कहा था कि जब वो पास हो गए, कह रहे हमें पहली बार पता चला कि जब दोस्त पास हो जाता है तो ज्यादा तकलीफ होती है उसके फेल होने से, नहीं, वो और वो लाइन फर्स्ट आ वो गया था। लाइन वो लाइन थी कि दोस्त फेल हो जी जाए तो बुरा लगता है, लेकिन अगर हाँ, दोस्त टॉप कर ले तो उससे भी बुरा लगता है। जी 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 जी, टॉप कर, अब वो उससे भी टॉप ज्यादा कर रहे बुरा थे, लगता है। हर हर विभाग में टॉप कर रहे थे अमित शाह। कोई संगठन में बोलने को तैयार नहीं, कोई पार्टी में बोलने को तैयार नहीं। और स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तो ऐसे हो रहे थे, यकीन मानिए, जैसे किसी ऑफिस में चाय वाला होता है ना, मतलब पानी वाला, चाय वाला कहीं और ना चले जाए हमारे दर्शक, पानी वाला जो होता है कि पानी लेकर आओ उसकी, ऐसे हो रहे थे चीफ मिनिस्टर भी, कहीं भी बना दें, किसी को भी हटा दें। सम्राट को बैठा दिया, बताइए, शुभेंदु अधिकारी को बैठा दिया, देवेंद्र फडणवीस का प्रमोशन की जगह डिमोशन कर दिया, और फिर हंसे। तो ये तमाम चीजें रही, तो अब की बार सीधे फंस गए अमित शाह। और अब की बार ये जब राहुल गांधी आने वाले हैं संसद के बाद, डर यह है इस पूरी भारतीय जनता पार्टी को और खास करके अमित शाह को कि अगर मेरा इस्तीफा हो गया, हालांकि देखिए बहुत दूर की कौड़ी है, मैं इतने लंबे लंबे सपने ना पालता, ना मैं पालने के लिए कहता। हम सिर्फ डॉट से डॉट मिलाने का काम करते हैं, जो पब्लिक डोमेन के अंदर चीजें होती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो पत्ता जो सुना के वो पर नहीं मार सकता, अब इस्तीफा मांगे जा रहा है, और वो भी अमित शाह का। अमित शाह का इस्तीफा का मतलब है बीजेपी खत्म। अमित शाह का मतलब, इस्तीफे का मतलब है मोदी जी खत्म, मतलब प्रधानमंत्री नहीं रहेगा बीजेपी का, ये समझ लीजिए। और जैसे अमित शाह पे जोर पड़ा, दो आदमी तो बिल्कुल कमर कसे बैठे हैं, यकीन मानिएगा, एक चंद्रबाबू नायडू और एक नीतीश कुमार जी। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर ये दोनों को भी समझ आ गया तो सरकार खतरे में पड़ जाएगी। उधर राहुल गांधी ने गजब कर रखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी नौजवानों के साथ, और देश भर के नौजवानों को वो प्रयागराज से पटना तक, पटना से दिल्ली तक एक संदेश देना चाह रहे हैं कि ये सत्र भली खत्म हो जाए,
लेकिन नौजवानों की बात अब देश के अलग अलग राज्यों से उठेगी। यानी जैन जी के इस आंदोलन को अब राहुल गांधी देर सवेर, या ये मैं कहूँगा बहुत स्ट्रेटेजी वाइज अपने हाथ में ले रहे हैं। ये पीछे से पुश कर रहे हैं कि भाई आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। यानी जैन जी की जो गुस्से की चिंगारी है, ये अभी खत्म होने वाली नहीं है राहुल गांधी के तेवरों से, ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? देश इस वक्त जो है बड़ी बारीक नजर से जैन जी के मूवमेंट पे नजर रखे हुए हैं। संजय सर, आपको शायद ध्यान है, कल भी मैंने कहा था कि जैन जी का अभी कोई चेहरा नहीं है और जैन जी को चेहरे की तलाश है। जो चेहरे थे या हैं वो मशकूक हैं, यानी कि संदेहास्पद है। यहां पर राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, राहुल गांधी के इर्द गिर्द लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने चलाया, हमारे फोरम पर भी चला है वो। उसमें उन्होंने अलग अलग स्टेट से आए हुए प्रोटेस्टर इस्तेमाल किया शब्द। उन्होंने ना ये कहा कि मेरी पार्टी का कोई बंदा है, वो है ही नहीं। वो अलग अलग जगह के जो प्रोटेस्टर हैं, उनकी जो कमान संभालने वाले बच्चे बच्चियां हैं, दरअसल वो राहुल के इर्द गिर्द खड़े थे। तो राहुल गांधी ने ना काकरोच शब्द का इस्तेमाल किया है। उसने कहा देश का जैन जी, देश के जो प्रोटेस्टर्स हैं, ये इकट्ठे होकर आ गए और इनके सामने, मैंने कल भी एक बात कही थी आपसे कि कई तरह की बगावतें हैं। खाली जैन जी की बगावत अगर मोदी जी समझ रहे हैं तो गलत है। दरअसल इस जैन जी के पूरे प्रदर्शन को सोशल मीडिया ने जिस प्रकार से सुपर डुपर, या मैं कहूंगा सुपर से भी ऊपर कर दिया है, वो दरअसल सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर हुआ है पूरा जैन जी का। वहां कई बगावतें ये हैं कि एक बगावत तो मैंने कल आपके सामने कह दी थी कि ये प्रोटेस्टर, ये जैन जी अपने घर में जाकर के अपने पेरेंट्स से लड़ा है कि आप वोट किसको दे रहे थे और किसको देने के लिए बोल रहे थे। दूसरी बगावत जो हुई है ना सर, मैं आपको बता दूं, आपने कल कह दिया था हालांकि इशारों में, गोदी मीडिया में हुई है। वहां पर किसी की नौकरी पक्की नहीं है आज। सबको लग रहा है कि हम अपना काम करने में विफल हो गए। अमित शाह और बीजेपी और नरेंद्र मोदी का जो बाजा बजा रहे थे, उसके अंदर किसी ने आकर के ऊपर से कुछ डाल दिया, रेत वगैरह। ये बैंड बाजा हमारे मेरठ की ही इन्वेंशन है, तो अगर उसके ऊपर से कुछ डाल दोगे तो वो दूसरी आवाजें निकलने लगती हैं। तो ऐसे में उनको पता कि हमारा बाजा कुछ अलग सुर बजाने लगा है, तो उनकी नौकरियां तो उनका पूरा जो गोदी मीडिया का एक चक्र था देश में, उसके अंदर बगावत पैदा हो गई है। आम आदमी गोदी मीडिया को देखना नहीं चाहता है। एक बीजेपी का मिनिस्टर था सर, मैं भी बता दूं, 4-5 रोज पहले, अब तो उसको मिनिस्टर बनने की लाइन में है, विधायक ही हार गए थे, तो मुझसे उन्होंने कहा कि यार हमारे आपके चैनल पे हमारा कोई स्पेस है। मैंने कहा जनता का सबका स्पेस है हमारे यहाँ, बताइए क्या करना है। कह रहे जी हमारी बात हो जाएगी। मैं कहा सबकी बात होती है हमारे यहाँ, तो बात बताइए, तुम्हारा एजेंडा तो चलेगा नहीं। कह रहे यार तुम्हें तो मालूम है। मैं कहा तुम तो गोदी मीडिया में दिखाते हो। कह रहे उसे कोई नहीं देखता। आप यकीन मानिएगा, बीजेपी का पूर्व विधायक मुझसे कह रहा, उसे कोई नहीं देखता। तो हमें खुशी होती है। चलिए, तो इस एक बगावत हुई है गोदी मीडिया में, वहां पर हालात खराब है, नौकरी छूटी जा रही है, हर किसी की जगह खराब हो चुकी है और इनकी हकीकत खुल गई है। तीसरी बात जो मैं बता रहा हूं ना सर आपको, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो जैन जी ने समझा है और इससे पहले जो हमारे वर्ग था वो नहीं समझ पा रहा था। वो था हिंदुत्व के अंदर जो एक बगावत हुई है। नारे लग रहे थे श्री रामचंद्र जी के, उनकी पिटाई कर दी गई है वहां पर जंतर मंतर पे। दरअसल वो समझ गए थे कि ये नारे लगाने वाले क्या चाहते हैं, इस नारों के पीछे उनकी मंशा क्या है। हिंदुत्व का मुखौटा हटा, गोदी मीडिया का मुखौटा हटा, घरों के अंदर बगावत पैदा हो गई। और ये जो राहुल गांधी ने कह दिया था कि जब मुझे पकड़कर ले गए पुलिस वाले, तो उन्होंने मेरे कान में कह दिया था कि सरकार को हटा दो। यानी कि ये बात सही साबित हो रही है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये ब्यूरोक्रेसी भी बहुत परेशान है इस तानाशाही माहौल से। तो अब जैन जी को एक रुख मिल गया है राहुल गांधी का, और राहुल गांधी स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। एकदम वो जैन जी को पुकारना नहीं चाहते हैं। आप देखिएगा 8 तारीख में या 9 तारीख में जब ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, चूंकि इलाहाबाद में भी होने वाला है, अभी कोटा में बड़ा शानदार प्रदर्शन था, राहुल गांधी कहीं बिजी थे तो बीच में नहीं कर पाए। तो अब ये उन्होंने आह्वान जो किया है, वहां पर अगर विपक्ष के लोग इकट्ठे हो गए और जैन जी धीरे धीरे ही सही अगर वहां आ गया, तो ये एक रूप ऐसा हो जाएगा कि वो जो शुरुआत में काकरोच पार्टी का जो लोग आके कुछ खड़े हुए थे, उनकी संख्या पर नजर कर रहे थे, तो धीरे धीरे वो संख्या बढ़ती चली गई थी। ऐसे ही राहुल गांधी अगर वहां पर इकट्ठे हो गए, विपक्ष के नेता वहां पर आ गए, और जिस तरह से बिहार में, पटना में, इलाहाबाद में, नागपुर में, झारखंड में एक अजीबोगरीब आग लगी हुई है। यहां से अगर ट्रेनें भरकर आने लगी तो दिल्ली का माहौल फिर वही जंतर मंतर से ज्यादा
बीजेपी के लिए बेहावे हो जाएगा कि इनकी समझ में नहीं आएगा कि अब किसका इस्तीफा करें। अब फिर उस वक्त एक ही इस्तीफा नजर आएगा जिसकी बात संसद से लेके सड़क तक हो रही है कि अमित शाह इस्तीफा दो। और अमित शाह का इस्तीफे का तो आपको मालूम ही है, मैंने बहुत कहानी बड़ी जल्दी समेट दी, इसे बड़ा लंबा विस्तार भी दिया जा सकता है, लेकिन सच बात यह है कि ये रास्ता तो वही जा रहा है। मैं इस बारे में नहीं कहूंगा उसका इस्तीफा होगा, क्योंकि वाकई बड़ी दूर की कौड़ी है, लेकिन रास्ता वही है। ये बात मैं श्योर हूं कि 8 तारीख के 9 तारीख के बाद दिल्ली का पूरा माहौल पूरे देश में बदलने वाला है। और अब इनको जरूरत भी नहीं है, इनके सबके जैन जी के मोबाइल और छोटे छोटे यूट्यूबर वहां पहुंच जाते हैं बेचारे, अपने उनको भी काम करना है। तो अच्छा, लेकिन एक सही कॉज के लिए जा रहा है। निर्भया में मैं गया सर, एक सही कॉज के लिए तो गया था, मैंने भी मोमबत्ती उठाई वहां, मेरा दिल्ली करीब है, मैं गया वहां पर, पूरा देश एकजुट था, वहां किसी के खिलाफ नहीं था मामला, वो देश के पक्ष में था कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि वाकई ये पीछे आरएसएस क्या कर रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उधर सरकार की बेशर्मी की हद देखिए। राम मंदिर सबसे बड़ा ब्रांड था, भगवान राम के नाम को कहाँ का नहीं बेचा। वो चंपत राय जो अब तक जेल के सीखचों के पीछे होने चाहिए थे, वो 1.5 महीने बाद सामने आए, कैमरों को उंगली दिखा रहे थे कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। अयोध्या के लोगों को जिस शख्स को निशाने पे लेना था, वकीलों ने कहा था कि चंपत राय को घुसने नहीं देंगे, वो वकील पता नहीं कहाँ शांत होकर चले गए। पूरा आरएसएस लग गया कि अगर चंपत राय को इस समय दोषी ठहराया गया तो सवाल चंपत राय पे नहीं, मोहन भागवत पर उठेंगे कि मोहन चंपत राय तो मोहन भागवत के आदमी, नृपेंद्र मिश्रा मोदी के आदमी, लेकिन वहां चंदा चोरी हुई। और जो मेन अभियुक्त, आप किसी बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए अयोध्या के, वो कहेगा कि चंपत राय माल लेके चंपत हो गए। आरोपों में सच्चाई हो ना हो, लेकिन चंपत राय का नाम बदनाम है। इसका मतलब कि भगवान राम का भी चंदा खाने वालों से कंप्रोमाइज, और धमका रहे मीडिया को कैमरा बंद करो। ये गुंडागर्दी की ताकत कहाँ से आती होगी राशिद? इन्हें डर नहीं लगता जनता का? इस आंदोलन को देख के भी डर नहीं लगता? अभी भी चंपत राय को सामने ला रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्हीं से सब काम कराएंगे। कभी कुछ और बाकी है क्या? चंपत राय वाकई आए, और कैमरे मैन को किस प्रकार से वो चलकारे दे रहे थे ये भी सबने देखा सर। लेकिन जैसे आपने बताया ना कि संसद में हंगामा था, आज इस चढ़ावा चोरी को लेकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी हंगामा था। वहां सतीश महाना बड़े शानदार व्यक्ति हैं, उन्होंने एक अजीबोगरीब बात कही। खास करके एक शाहिद मंजूर विधायक हैं, एक जाहिद बेग हैं, और एक अंसारी हैं, और एक सहारनपुर के बराबर में एक जगह है बेहट, वहां से विधायक हैं शायद उमर। यानी कि चारों नाम मैंने इसलिए लिए जानबूझ के कि सतीश महाना जी मांग तो सभी से रहे थे, लेकिन इनका तो नाम भी लिया उन्होंने। उन्होंने कहा आपने रसीद कटवाई थी? यानी कि देश में अगर कोई मुस्लिम चढ़ावा चोरी पर आवाज उठा रहा है तो महाना जी को यह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और चंदा चोरी में, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी में जो आवाज, भाई वो तो देश के नागरिक हैं। इस देश के हिंदू मुसलमानों ने सबने मिलकर के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का सहर्ष उसे स्वीकार किया है, देश ने देखा है। एक चू नहीं हुई है पूरे देश में। दूसरे नंबर का समाज जिसे मुस्लिम समाज कहते हैं, उन्होंने अपने बड़े भाइयों के कंधे से कंधा मिलाकर कहा कि चलो एक त्रासदी खत्म हुई यार, आपस में मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरे देश में नहीं हुआ ऐसा। जबकि मोहन भागवत कहते रह गए मोदी जी से कि 2/3 बहुमत लेकर के हम जो है या कानून बना दो, वो बोले नहीं ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ। अब ये तमाम जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो गए और वो उन्होंने ये सबूत दिया, तो क्या कोई मुसलमान जब इस फैसले का समर्थन कर रहा था, एक मुसलमान विधानसभा के अंदर विधायक, वो तुमसे चढ़ावा चंदे का नहीं लेगा? उसका भी इतने अधिकार है। आपने समझ रखा कि वो जो मनुस्मृति में लिखा है ना कि किसी शूद्र के कानों में यदि गीता के शब्द पड़ जाएं तो उसके कानों में शीशा पिघला के डाल दो, वहां पे भी कोई वो नहीं बोलेगा। आपने मंदिरों की दीवारें इतनी ऊंची कर दी है, नहीं नहीं ऐसा संभव नहीं है, बोलेगा। वजह यह है कि वो एक्चुअली एक वर्ग को आज भी नहीं चाहते हैं कि वो मंदिर का पुजारी बने, मंदिर के अंदर घुसे। ऐसे आपने सोचा कि आपकी रसीदें कहां हैं? तो चढ़ावा चंदे पर विपक्ष के, समाजवादी के और भी विधायक थे, सब लोग वैल में आ गए थे। तो ये उस चोरी को दबाने के लिए चंपत राय का स्टाइल देखें आप, उसको हटाया नहीं, ढीठपना देखिए आरएसएस का। लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं,
ढीठपना देखिए कि उसको जो है पूरी क्लीन चिट देने की बात चल रही है और उसने कैसे फख्र से कहा छोड़ूंगा नहीं अयोध्या। अरे तो छोड़ूंगा नहीं तो आप बताओ तो सही, तुम्हारे ड्राइवर पे पैसा, मतलब अब तो देश के लोग पूछ रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे, हम तो पूछना भी नहीं चाहते सच में। अब तो देश का जैन जी आ गया है हमसे मुखर आवाज में, हमसे बड़ी आवाज में, हमसे तेज आवाज में, और बहुत सच्ची आवाज में वो तुमसे पूछ रहा है। अब तुम्हारे से पूछेगा, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। लेकिन हो यह रहा है कि संसद में भी चढ़ावा चोरी का मसला आया है और यहां विधानसभा में भी हुआ है और देश के अंदर। आप देखें सर, मैं रात ही सोच रहा था, इत्तेफाक से मेरे कान में खबर पड़ी, मैं लेटा लेटा मोबाइल में मैंने झांका, अब स्टोरी तो तलाशते रहते हैं, अब देखा तो पता ये चला, मैंने कल स्टोरी बनाई थी कि मैं नहीं कह रहा हूं कि जंतर मंतर की वजह से ये 2 सीटें हार गए, ठीक है, क्योंकि गुजरात की 1 सीट ये जीत भी गए। अगर जंतर मंतर का असर, जैन जी का असर हमने माना कि दतिया में नहीं हुआ है, बिहार में नहीं हुआ, मैंने मान लिया, क्योंकि अगर होता तो फिर गुजरात में भी होता। हम तो बहुत, हमने ये खबर बनाई कि भाई अगर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता। लेकिन गुजरात में एक खबर ऐसी है कि जो कैंडिडेट तुम्हारा जीता है वो 30,000 से वोट से भी जीता है, 30,000 वोटों से। उसका पिछला जो डिफरेंस था वो लाखों का था। गुजरात में जब तुम्हारा लाखों का डिफरेंस कुछ हजार पर आ जाता है और दतिया की सीट तुम नरोत्तम मिश्रा या किसी भी वजह से हारते हो और तुम नितिन नवीन की सीट हार जाते हो, उस इलाके की सीट हार जाते हो जो समृद्ध एरिया है, अपर क्लास का 50% से ज्यादा अपर क्लास है बांकीपुर में, तुम वो सीट जो कभी हार नहीं 77 में हारे थे कभी, अब हार गए हो। तो इसका मतलब यह है कि अपर समाज ने और सारे ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, वैश्य समाज, जो समाज जिसे आप ये कहते हैं कि हमारा वोट है, और है भी सर, सन 80 से लेके मेरे पास तो 52 तक का रिकॉर्ड है। सन 52 से जनसंघ को ले लें या 80 से ले लें बीजेपी को, अगर बीजेपी का आप वोट परसेंटेज देखेंगे कि हर 5 साल बाद ये वोट परसेंटेज कभी घटा नहीं है, एक जगह सतत किसी सन में आकर के बराबरी पे तो रहा है, बढ़ता रहा है हमेशा। लेकिन अब आके हो क्या रहा है कि तुम्हारा लाखों का डिफरेंस 30,000 में आ जाता गुजरात में। हालांकि डिफरेंस तो राहुल गांधी ने इस इलेक्शन से पिछले इलेक्शन में भी कम कर दिया था, जब ये 99 पर आकर रुक गए थे। जो लोकल स्टार खड़े हो गए थे वहां, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल आ गए थे 3-4 लोग, तो वहां राहुल गांधी ने इनकी जड़ें हिला दी थी। अशोक गहलोत वहां उस जमाने में प्रभारी थे। तो अब ये अपर समाज भी, जैन जी भी एक तरफा होकर बात कर रहे कि बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम, अब तो तुम्हें इसका भी हिसाब देना पड़ेगा, चूंकि तुम इसी बात को लेकर आए थे। और सर एक बात और भी है, ईश्वर का, भगवान का फैसला भी कोई चीज होती है। तुम इसी पर तो चढ़कर आए थे, इसी पर तो चढ़कर आए थे तुमने गले, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं, वो चाहे गुजरात का दूसरी जगह हो या भागलपुर हो या मुरादाबाद हो या मेरठ हो, यहां पर जो गर्दनें काटी गई हैं वो इसी बिहार पर तो काटी गई हैं। अडवाणी का वो रथ, विनोद दुआ कहा करते थे सर, मैं विनोद दुआ को सुन सुनकर बड़ा हुआ। विनोद दुआ यूं कहा करते थे कि वो अडवाणी का रथ जो चल रहा था, जिसका धुआं सांप्रदायिकता का था और जहां जहां से छोड़ता हुआ जा रहा था वो काला करता हुआ जा रहा था समाज को। आपने आपने ये काम कर दिया। जब बाबरी मस्जिद के इलेक्शन चुनाव को लड़ने, वो सॉरी मुकदमों को लड़ने वाले दोनों एक साइकिल पे जा रहे हैं, तो तुम कौन हो भाई? तुम कौन ठीक आकर बात, बैठ गए बीच में? तो नफरत ये की, बातें तमाम है, नफरत तो की। अब इनको जवाब देना ही पड़ेगा सर जी। बिल्कुल ठीक है हालात, अब जैन जी ही बदलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राशिद भाई। तो ये थे राशिद जहीर और हम लोग राजनीति के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। वास्तव में इन नौजवानों ने पूरे देश की राजनीति एक झटके से बदल दी। अमित शाह खलनायक बन के उभरे हैं इन नौजवानों के आंखों में। कैसे निपटेंगे, क्या करेंगे, पाकिस्तान मुसलमान कब तक करेंगे, इन सब सवालों का जवाब अभी आना बाकी है। आप क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।